पिछली बार जी भर के आपने कब अपने माता और अपने पिता को ध्यान से देखा था और उनके प्रति अपना विश्वास जीता था? मतलब कब आप पर उन्होंने संपूर्ण तरीके से भरोसा किया था, याद है? प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने। आज सोमवार है, उस कार्यक्रम को लेकर के आया हूं जिसमें मैंने आप लोगों से बात करी थी कि 14 कुंडलियों के साथ आऊंगा। उसमें से ये 11वीं कुंडली है। 10 कुंडलियों का अध्ययन मैंने पहले ही कर रखा है। आज 11वीं कुंडली के साथ आया हूं। इनका नाम शिवम कड़ू है। ये पिछले 4 से 5 महीने से मुझसे जुड़े हैं। आइए देखते हैं कैसा होता है इनके ऊपर ग्रहों का प्रभाव, जो कि हमेशा ही व्यक्ति को प्रभावित करता है। आरंभ करते हैं आज के कार्यक्रम। विक्रम संवत 2048, शक संवत 1914। व्यक्ति का जन्म 15 अगस्त 1992, 2:10, दिन शनिवार का है। अब जरा गौर करिए तो व्यक्ति का जन्म हुआ कब है? तो व्यक्ति का जन्म हुआ है दक्षिणायन में, यानी कि सूर्य व्यक्ति की कुंडली में कमजोर दिखेंगे। और कमजोर दिखने के कारण सूर्य की रोशनी जातक के ऊपर कम पड़ने के कारण, क्यों? क्योंकि व्यक्ति के जन्म का समय कितने बजे है? 2:10 पे, यानी कि सूर्य उदय होना अभी बाकी था। और ऊपर से दक्षिणायन के सूर्य वैसे भी कमजोर हो जाते हैं, जिसमें व्यक्ति के आत्मविश्वास को कमजोर करने का काम करते हैं। तकलीफें भी रहती हैं जीवन में, ऐसा नहीं है कि सारी चीजें आसान रहती हैं। आगे बढ़ने पे पता चलता है व्यक्ति का जन्म श्रावण मास में हुआ है, तो व्यक्ति ठीक होगा। किस मामले में? दुख और सुख की स्थितियों में बिल्कुल समान व्यवहार करने वाला होगा। ये बहुत अच्छी बात होती है। आगे बढ़ने पे पता चलता है व्यक्ति का जन्म जिस महीने में हुआ है या जिस ऋतु में हुआ है, उसके आधार पर दिमाग में लगातार विचारों का बनना तय होता है। दिमाग में लगातार विचार बनते रहते हैं। शुक्ल पक्ष की कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि, इस आधार पर व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा शुभ ग्रह होते हैं और दिन शुक्रवार का है। व्यक्ति सुंदर है, श्रेष्ठ शरीर को धारण करने वाला है, समाज के उच्चतम वर्गों से तुरंत ही पहचान बना लेता है और भौतिकता से युक्त होकर के जीवन जीता है। एक बात और बता दूं तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति को गुप्त विद्याओं की जानकारी या गुप्त विद्याओं के पीछे भागने की ललक भी रहती है। कृष्ण पक्ष के द्वितीय तिथि का प्रभाव मैंने बताया। व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा शुभ ग्रह बनेंगे। ऐसी स्थितियों में चंद्रमा के कारण बनने वाले जितने भी योग होंगे वो सब फलीभूत होते देखे जाएंगे। मन संतुलित रहेगा, माता का स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। पर अगर चंद्रमा कुंडली में कमजोर रहे तो स्वास्थ्य को थोड़ा बहुत परेशानी में रख सकते हैं। आगे बढ़ने पर पता चला व्यक्ति की कुंडली में शतभिखा नक्षत्र, ये ठीक होता है। अगर राहु के ऊपर किसी भी शुभ ग्रह का कोई प्रभाव हो तो निस्संदेह ये राहु अच्छे कहे जा सकते हैं। या फिर ऐसी स्थितियों में कि अगर जो स्थिति में राहु बैठे हों, अगर वो अच्छी स्थिति बन रही हो वहां की, तो राहु इस नक्षत्र में जन्मे होने के कारण व्यक्ति को बेहतरीन बनाएंगे, पुरोधा बनाएंगे, मजबूत बनाते हैं। राजनीति में व्यक्ति जा सकता है, श्रेष्ठ विद्याओं का जानकार होता है और मेहनती होता है। व्यक्तित्व तो उसका तुरंत ही किसी दूसरे पे प्रभावित करने वाला हो जाता है। आगे बढ़ने पे पता चलता है व्यक्ति का जन्म अतिगंड योग और तैतविल करण, शूद्र वर्ण और राक्षस गण का है। मेहनती होगा व्यक्ति और तीव्रता से विकास करना चाहता है। एक बात और बता दूं, शूद्र वर्ण और राक्षस गण के होने के कारण व्यक्ति का जो प्रभाव है वो समाज पे तीव्रता से जहर की तरफ फैलता है और विष के समान वो किसी दूसरे पे तुरंत हावी होता है। अपने प्रभावों को बढ़ाने के कारण और प्रभावों को बढ़ाने के लिए व्यक्ति किसी भी हद तक जाना चाहता है। शूद्र वर्ण और राक्षस गण के होने के कारण व्यक्ति को निकट भविष्य में जो भी घटनाएं होने वाली होती हैं उसके बारे में उसे आसानी से पता चल जाता है, या तो स्वप्न के माध्यम से या किसी भी अन्य तरीके से। व्यक्ति तुरंत ही अपने साथ घटने वाले सकारात्मक और नकारात्मक पहलुओं को तुरंत समझ जाता है। व्यक्ति सामने वाले के ऊपर इस तरीके से हावी हो जाता है कि उसके दिमाग में कौन सी बात चल रही है राक्षसों की भांति समझ लेता है। उसके बाद व्यक्ति की चेहरे की स्थितियां रोएदार होती है, भ्रिकुटियां तनी हुई होती हैं और चाल गंभीर होता है, शेर या हाथी की तरह। अब आइए इनकी कुंडली में ग्रहों की स्थितियों को बता देता हूं। ग्रहों की स्थितियों को नहीं बताऊंगा तो सीधे ही कुंडली पे लेके आऊंगा, एक एक ग्रह को बता के चलूंगा। आपकी कुंडली में अब ग्रह स्थितियों पे चर्चा कर दूं थोड़ी सी, एक एक ग्रह को बता देता हूं। यहाँ पे सामने है, यहाँ पे सामने है। सूर्य
बनते हैं जन्म कुंडली के मिथुन लग्न की कुंडली में पराक्रम भाव के अधिपति, और जाकर के वो बैठे हैं आपकी कुंडली में कहाँ, धन भाव में। लग्न के अधिपति के साथ उनकी स्थिति बन रही है और सूर्य ने बुध को अस्त नहीं किया है। आपकी कुंडली में कोई भी ग्रह अस्त नहीं है, तो ये एक अच्छी बात है कुंडली की। दूसरी बात चंद्रमा की करूंगा। मिथुन लग्न की कुंडली में चंद्रमा धन भाव के अधिपति होते हैं, जाकर के जन्म कुंडली के भाग्य भाव में बैठे हैं, और जिस राशि के साथ उनकी स्थिति बन रही है वो भाग्य भाव है, और शनि वहां के अधिपति बनते हैं। मूल त्रिकोण राशि में शनि की स्थिति बन रही है और वहां के अधिपति होकर के शनि अष्टम भाव में बैठे हैं। अब जरा गौर करिए तो धन भाव का अधिपति भाग्य में गया, शतभिखा नक्षत्र राहु का प्रभाव, ऐसी स्थिति में व्यक्ति के ऊपर से अगर देखता हूं तो धन की स्थिति भी ठीक बन रही है। ऐसा क्यों? और धन को लेकर के व्यक्ति को कभी परेशान होने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि लग्न के अधिपति और पराक्रम के अधिपति धन भाव में संयोग कर रहे हैं। श्रीमान, धन भाव में संयोग करने वाले ग्रह अच्छे हो जाते हैं धन के दृष्टिकोण से। हाँ, निस्संदेह व्यक्ति को बुद्धिमान बनाएंगे, यशस्वी बनाएंगे, श्रेष्ठ बनाएंगे, कविता का गुण रखने वाले, लेखन कला बेहतरीन, तर्क शक्ति का मालिक, और व्यक्ति समझदार होता है, प्रवृत्ति अच्छी होती है, वाणी अच्छी होगी। ऐसा इसलिए क्योंकि जरा गौर करिए तो द्वितीय भाव वाणी का भाव होता है, और वहीं पे जब बुध और सूर्य एक साथ बैठ जाएंगे तो बुद्धादित्य योग बनेगा। अब जरा विचार करते हैं तो इसी कुंडली में नवमांश में इस स्थिति को देखते हैं तो सूर्य की स्थिति अच्छा भाव मिला क्योंकि वो भाग्य भाव के अधिपति होते हैं। भाग्य के अधिपति हुए और बैठे कहाँ, सुख से। अब जरा ध्यान से समझिएगा, अब यहीं से कुंडली का अध्ययन चालू है। लग्न के अधिपति और पराक्रम के अधिपति, इन दोनों का संयोग धन में होता है, और धन के अधिपति जाकर के बैठे हैं भाग्य भाव में। किसके साथ संबंध बना है? भाग्येश के साथ, यानी कि धन और भाग्य का योग बना। ऐसा इसलिए क्योंकि ये मूल त्रिकोण राशि है और लग्न के अधिपति भी कुंडली में कहीं ना कहीं धन से संबंध बना रहे हैं और धन का अधिपति भाग्य से, यानी कि ये त्रिकोणात्मक संबंध बना। किसका किससे? लग्न का धन से, धन का भाग्य से। भाग्य में धन भी है, भाग्य में भाग्य का साथ भी है। ऐसी स्थितियों को अगर जरा और हम निकट से आकर के देखते हैं तो सूर्य बुध के नक्षत्र में बैठा है। ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि सूर्य आपके बुद्धिमता का परिचायक नहीं होते हुए भी यहां बुद्धिमान बनाएगा। सूर्य आत्मविश्वास है, आत्मा बेहतरीन है और सुंदर है, व्यक्ति को गलत संगति में नहीं डालेगी। चंद्रमा ठीक है, वो इस वजह से भी ठीक होता है क्योंकि धन के कारक होते हैं गुरु। उनकी उच्च राशि का निर्माण यहां हुआ है, उच्च राशि को वो भोग चुके हैं और धन के अधिपति होकर के चंद्रमा को वो गुरु जो धन का कारक होता है उस पे देख रहा है। और इनकी कुंडली में तो वैसे भी चंद्रमा शुभ ग्रह बनते हैं, अर्थात जब इस चंद्रमा पे जो कि धन भाव का अधिपति है, आपने सबसे पहला सवाल धन को ही पूछा है इसलिए उसी को रगड़ रहा हूं, तो शुक्र और गुरु जैसे दो दो शुभ ग्रह आपकी कुंडली में चंद्रमा को देख रहे हैं। ऐसी स्थिति में व्यक्ति एक पत्नी व्रता होगा, पत्नी प्रिय होता है, सांसारिक सुखों का भोक्ता होता है, सांसारिक सुखों का पाने वाला भी होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि वो शुक्र के साथ बैठा है। 12वें भाव में मंगल बैठे हैं, व्यक्ति को खर्चीले प्रवृत्ति का बनाएंगे और साथ ही साथ व्यक्ति सांसारिक सुखों को भोगता हुआ ही मार्गदर्शन करेगा अपने जीवन का, क्योंकि गुरु की दृष्टि यहां है, मित्र की दृष्टि है। 12वें भाव के अधिपति 11वें भाव के अधिपति 12वें भाव में जा रहे हैं। ये एक अच्छी स्थिति है कुंडली की जिसे कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। मैंने यहाँ पे आपसे चर्चा करी थी इस कुंडली में फिलहाल सूर्य की, जिसके बारे में अगर हम चर्चा करने चले तो कौन कौन से ग्रहों को पकड़ लिया? सूर्य को पकड़ा, उसमें सूर्य भी संबंधित था, लग्नेश भी संबंधित थे, चंद्रमा भी संबंधित हुए, शुक्र भी संबंधित हुए, गुरु भी और मंगल भी, यानी कि सारे के सारे ग्रह अगर आप एक ग्रह को देख रहे हैं तो उससे कोरिलेट कर रहे हैं। ये एक अच्छी बात है। ग्रह अगर सिर्फ स्वतंत्र हो जाता है तो वो कई बार कमजोर फलों को देने वाला हो जाता है, पर अगर वो अच्छे अच्छे भावों के अधिपतियों के साथ उसकी स्थितियां बन रही हों तो वो मजबूती को प्राप्त करता है। क्लियर है ये बात? अब आगे बढ़ता हूं। इसी स्थिति को अब नवमांश में देखते हैं तो भाग्य का अधिपति हुआ और लग केंद्र में बैठा। ये तो अद्भुत है ना, और ये तो बहुत अच्छी बात हो जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहां भी भाग्य का संबंध धन से बन रहा था और धन भाव में बुध और सूर्य जैसे दो दो सात्विक ग्रह
भाग्य भाव के अधिपति को देख रहे थे। तो जरा सोच के देखिए कि जिस नवम भाव के कारक होते हैं सूर्य और नवम भाव के कारकत्व होते हैं गुरु को प्राप्त होते हैं, उस दोनों भावों की स्थितियां या उस दोनों ग्रहों की स्थितियां चंद्रमा से बन रही हैं और भाग्य भाव के अधिपति शनि से बन रही है। तो व्यक्ति को भाग्य का लाभ भी मिल रहा है और चंद्रमा है मन, और उसके 12वें में सूर्य नहीं है और नहीं आगे कोई ग्रह है। ऐसी स्थितियों में ये एक योग भी बनेगा, तो ये व्यक्ति को भाग्य से युक्त रखेगा। अब जरा यहां पे देखिए, तो यहां पे मैंने बात करी कि भाग्य का अधिपति होकर के और केंद्र में आ रहा है। ऐसी स्थितियों में व्यक्ति को सांसारिक सुखों का भोक्ता बनाएगा, घर परिवार का संपूर्ण लाभ देगा, कुटुंब जनों से कभी कभी दूरी बनाएगा और व्यक्ति कई बार कुटुंब से दूर रहता है, पर मेल मिलाप रहेगा ऐसा नहीं है, पर हो सकता है कि व्यक्ति को अपने जन्म स्थान से दूर जाना पड़े। पर एक बात बताऊं, यहां पे वो स्थिति नहीं बन रही है। यहां पे सूर्य और बुध बैठे हैं। व्यक्ति अपनी वाणी को थोड़ा क्रूर ना बनाए, बस क्रूर ना बनाए, क्योंकि सूर्य होता है क्रूर ग्रह और वो बहुत ज्यादा मुफट होकर के कुछ भी बोल देता है मिथुन लग्न का, तो अपने लाभ के प्रति प्रेरित है, लाभ को लेकर के जागृत है। और चंद्रमा है 12वें भाव एकादश नंबर की राशि में, 11 नंबर की राशि में बैठा है, तो दार्शनिक है। तो दोनों ही चीजें दिख रही हैं। यहाँ पे व्यक्ति को बैलेंस भी होते देखा जा रहा है और व्यक्ति की द्वितीय भाव में जो स्थिति बन रही है, तो द्वितीय भाव के अधिपति पापक ग्रह की राशि में बैठने के कारण व्यक्ति अपनी वाणी को सही जगहों पर इस्तेमाल करे, झूठ ना बोले, वाणी उतना ही इस्तेमाल करे जितनी उसकी आवश्यकता हो। आप खुद चाहते हैं कि लोग आपको सुने, पर दूसरे को सुनना आपको पसंद नहीं आता है और गंवारा नहीं होता है। दूसरे को सुनना भी होगा। मिथुन लग्न के हैं और लग्न में राहु केतु का प्रभाव है। व्यक्ति कुछ भी नहीं बन पाता है कभी कभी, और नहीं तो सब कुछ बन जाता है। तो जरा गौर करिएगा, आपके दिमाग में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि राहु का प्रभाव लग्न पे है और इस पे गुरु का भी प्रभाव है। तो ऐसी स्थितियों में राहु अच्छा बनेगा, क्योंकि आपकी कुंडली में चंद्रमा राहु के नक्षत्र में बैठे हैं। तो कंफ्यूजन में मत रहिएगा, नहीं तो चीजें गड़बड़ हो जाएंगी। अब बात चंद्रमा की करूंगा। चंद्रमा आपकी कुंडली में बनते हैं धन भाव के अधिपति, वो गुरु से दृष्ट हो रहे हैं और गुरु आपकी कुंडली में सप्तम भाव के अधिपति होते हैं। और जरा गौर करिए तो मिथुन लग्न की कुंडली में वो सप्तम और दशम के अधिपति होते हैं। सुख का भाव भी होता है 10वां भाव और धन का भाव भी होता है 7वां भाव। एक बात बताता हूं, जन्म कुंडली के इन दोनों भावों के अधिपति हुए और अपने भाव से नवम पंचम से गए हैं। दो केंद्रों के अधिपति हैं, बाहर जा रहे हैं और लग्न पे किसी भी तरीके से उनका कोई प्रभाव नहीं है, पर अपने भाव को देख रहे हैं। गुरु की 5वीं दृष्टि राहु को देख रही है, तो राहु यहां बैठ करके जितने भी निगेटिव माहौल तैयार करेंगे, उसके प्रभावों में इस सप्तम भाव का अधिपति चूंकि अपने भाव को देख रहा है, तो वो राशि को बलवान कर देगा। और वैसे भी राहु शुभ ग्रह की राशि में बैठा है, वो ठीक फल करेगा और पर्यावरण को अच्छा बना के रखेगा। दाम्पत्य को लेकर के परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि गुरु की दृष्टि है और शुक्र भी उसके साथ बैठा है, जो कि यहाँ का कारक होता है। तो सप्तमेश के साथ अगर शुक्र बैठ जाए तो विवाह में विलंब भी नहीं होगा और विवाह अच्छा भी होता है। साथ ही साथ उस पर चंद्रमा जैसे ग्रह की दृष्टि है, दोनों ग्रह एक दूसरे को देख रहे हैं, तो गज केसरी योग का निर्माण भी होगा, क्योंकि सूर्य भी ठीक है, चंद्रमा भी ठीक है। ऐसी स्थितियां कि व्यक्ति की कुंडली में भाग्य का लाभ, पराक्रम का सुख और पराक्रम करने वाला, साथ ही साथ व्यक्ति आसानी से मेहनत को परिणामों में बदलने वाला भी हो जाता है। क्लियर है ये चीज? व्यक्ति को ये कभी भी नहीं सोचना चाहिए कि मेरे पराक्रम का लाभ मुझे नहीं मिलेगा। बिल्कुल नहीं मिलेगा और 100% मिलेगा, क्योंकि यहां का अधिपति शुक्र पंचम भाव के अधिपति होकर के सप्तम भाव के अधिपति के साथ, तो पराक्रमेश और सुख भाव के अधिपति अगर देखता हूं तो यहां पे अगर शुक्र की राशि बनी और यहां पे गुरु की स्थिति बन रही है, तो इन दोनों भावों के अधिपति एक साथ आ रहे हैं पराक्रम में, तो निस्संदेह व्यक्ति को पराक्रम का सुख देंगे, क्योंकि यहां का अधिपति अपने भाव से तृतीय एकादशवें के संबंध में है और वो एक शुभग्रह और खुद शुभग्रह होकर के बैठा हुआ है। ऐसी स्थितियां कि व्यक्ति अपने पराक्रम का संपूर्ण लाभ ले सकता है। चंद्रमा की स्थिति ठीक है, वो बेहतर है। यहां पे भी अगर बात करता हूं तो अष्टम भाव के अधिपति होकर के वो कुंभ के हो रहे हैं, मतलब चंद्रमा वर्गोत्तम, क्योंकि यहां भी वो 11 नंबर की राशि में ही बैठा है। यहां वो थोड़ा कमजोर हो रहा है, ऐसा इसलिए क्योंकि यहां वो द्वितीय भाव का अधिपति होता था तो धन को संभालता था, पर यहां वो अष्टम का अधिपति हो रहा है और यहां वो शनि की राशि में ही बैठा है। शनि और चंद्रमा का परिवर्तन भी हो रहा है, क्योंकि चंद्रमा शनि की राशि में और शनि चंद्रमा की राशि में। पर जरा गौर करिएगा, शनि वक्री है। भाग्य का अधिपति अगर वक्री हो जाए तो थोड़ा सा अशुद्ध हो जाता है,
ऐसी स्थितियों में वो भाग्य के असहयोग की स्थिति को दिखाता है, व्यक्ति के जीवन में कंफ्यूजन भी रखता है और चीजें देर से मिलती हैं, विलंब से मिलता है। भाग्य का आरंभ देर से होते देखा जाता है, भाग्य का उदय देर से होते जाता है। पर बात बताऊं एक पते की, सप्तम भाव का अधिपति जब भाग्य को देखेगा और वो शुभग्रह हो, उसका कारक भाव हो, धन भाव का अधिपति वहीं बैठा हो, तो व्यक्ति को आरंभ से किसी तुरंत ही छोटी छोटी नौकरियों को कर लेना चाहिए। अगर बात बने तो आरंभ से ही कोई नौकरी पकड़ लीजिए, इससे आपका जो मजबूती, एक आपकी जो मजबूती है वो आपके पक्ष में आ जाती है। कुछ ऐसे नौकरी की तलाश आपको कर लेनी चाहिए जिससे छोटी मोटी रकम मिलती रहे, बैठ करके किसी दूसरे के ऊपर आश्रित होने का कोई प्रभाव नहीं दिखेगा जीवन पे। और ऐसी स्थितियों में आप नित्य प्रतिदिन कमजोर होते जाएंगे। तो कुछ ऐसे कामों की तलाश जहां से छोटी आय बन सके, इसको जारी रखना जरूरी है। धन के लिए आप शेयर मार्केट, सट्टेबाजी, लॉटरी वगैरह का काम भी कर सकते हैं। पर एक बात तो कहूंगा, चंद्रमा से मंगलवार चौथे जा रहे हैं और चंद्रमा से चौथे कोई ग्रह नहीं है। चंद्रमा से चौथे मंगल और चंद्रमा से 10वें भाव में, यानी कि इसके जो केंद्र में ग्रह आते हैं, चौथे ग्रह में, चौथे घर में मंगल बैठे और यहां से चौथे 1 2 3 4 कोई ग्रह नहीं है, पर यहां का अधिपति उसको देख रहा है। ऐसी स्थितियों में व्यक्ति को परिस्थितियों का लाभ लेना चाहिए। जितनी भी परिस्थितियां आती हों, चाहे कोई भी काम करना पड़े, कर लीजिए, नुकसान आपका कहीं से नहीं है। एक बात और बता दूं, परिस्थितियों को अपने अनुकूल बनाने के लिए आपको शिव जी की पूजा कर लेनी चाहिए। दूसरी बात बता दूं, कभी भी लालच से मुक्त होकर के कोई काम करिएगा, क्योंकि चंद्रमा भाग्य भाव में बैठा है और यहां का अधिपति शुभग्रह बन रहा है, जो खुद का व्यवसाय करने का इशारा भी कर रहा है। नौकरी की तैयारियां आप करते होंगे, करिए। पर एक बात बता दूं, इस कुंडली में बहुत ज्यादा स्थितियां अपने व्यवसाय की भी बन रही हैं, तो कभी अगर मौका मिले तो नौकरी के बाद अपने खुद का व्यवसाय भी कर लेना चाहिए। या अगर अभी खाली बैठे हो तो दिमाग चला लीजिए, आप कुछ खुद का व्यवसाय भी कर लीजिए। एक बात यहां तक बता रखी है, चंद्रमा ठीक है क्योंकि अष्टम का अधिपति होकर के वो त्रिक भाव होता है, अष्टम भाव, और त्रिक भाव में ही बैठा है। साथ ही साथ वो अष्टमेश के साथ परिवर्तन में जा रहा है और त्रिक भाव के अधिपति शनि के साथ परिवर्तन में जा रहा है, खुद अष्टमेश होकर के। ऐसी स्थितियों में कि जब व्यक्ति की कुंडली में शनि का प्रभाव हो अष्टम भाव पे, खुद की राशि में, यहां भी अष्टम में ही बैठ रहे हैं, तो यानी कि शनि भी वर्गोत्तम और चंद्रमा भी वर्गोत्तम। कैसे? शनि भाव से वर्गोत्तम हुए, क्योंकि लग्न में भी वो अष्टम भाव में ही बैठे हैं, नवमांश में भी अष्टम भाव में ही बैठे हैं। तो आयु है, पर एक बात बता देता हूं, जीवन रोगों से युक्त होकर के रह सकता है। इस वजह से अपने स्वास्थ्य का नियमित जांच, मांसपेशियों का विशेष ख्याल, और चूंकि चंद्रमा है यहाँ पे और यहाँ भी वो मकर राशि बन रही है, जो कि कहीं ना कहीं शनि की ऐसी राशि होती है जो गौण राशि है, तो वो कमजोर हो रहा है। इस वजह से अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल, विशेषतः आलस्य। और एक बात बताऊं तो सूर्य और शनि की दृष्टि संबंध भी तो बन रही है। ऐसी स्थितियों में व्यक्ति को आलसी बना देता है और शनि हर बार ये प्रयास करते हैं कि व्यक्ति सूर्योदय न देख सके। हाँ, वो यही तो चाहते हैं और दरअसल आपसे वो करवा भी लेते होंगे, तो आलस्य मत करिएगा। ऐसा इस वजह से भी बन रहा है क्योंकि मंगल की दृष्टि भी यहाँ है, तो पाप ग्रहों का प्रभाव जब यहाँ हो जाता है तो व्यक्ति फुर्तीला होता है, पर काम आरंभ से देर करता है, शुरू करता है देर से, तो ये ना होने दीजिएगा। उस शनि की तीसरी दृष्टि दशम भाव पे है, नौकरी के लिए भी प्रयास कर सकते हैं। उसके बाद उस शनि की 7वीं दृष्टि सूर्य और बुध पे है, तो बुद्धिमान बनाएगा, व्यक्ति को वाचाल नहीं होना चाहिए, ये शनि यही इशारा कर रहे हैं। साथ ही साथ इसकी चौथी दृष्टि, 10वीं दृष्टि उच्च की पड़ रही है यहाँ पे, तो व्यक्ति को कर्म का लाभ, कर्म का सहयोग और कार्मिक स्थितियां अच्छी बन रही हैं। व्यक्ति को प्रेम भी हो सकता है। ये बात यहाँ तक थी, चंद्रमा की बात यहाँ तक करी। अब मंगल की बात करूंगा। 12वें बैठे हैं, 11वें भाव के अधिपति होकर के, ये भी धन ही देने वाले हैं क्योंकि वहां पे गुरु की दृष्टि है और वहां से चंद्रमा की स्थिति देखता हूं तो इस भाव के अधिपति होकर के वो चंद्रमा से केंद्र में आ रहे हैं, जो कि शुभग्रह है। यानी कि लाभ का जो अधिपति है मंगल, वो एक शुभग्रह चंद्रमा से केंद्र में, दूसरे शुभग्रह गुरु से केंद्र में, और साथ ही साथ वो किसी भी प्रकार के पापक ग्रहों से कोई प्रभाव में नहीं है। ऐसी स्थितियों में भी कि उस भाव पे गुरु का प्रभाव है, उस भाव के अधिपति चंद्रमा से केंद्र में, गुरु से केंद्र में, शुक्र से केंद्र में, ये स्थितियां अच्छी हैं। जन्मस्थान से दूर जाइए, आप मांगलिक हैं, विवाह मिला करके करिएगा। 12वें का मंगल व्यक्ति को खर्चीला बनाता है, ऐसो आराम पे खर्च करवाता है क्योंकि शुक्र भी वहां बैठा है। मंगल चंद्रमा के साथ है, इस वजह से व्यक्ति को शीतल बनाएंगे। उग्र नहीं होना है, आप होते होंगे, बुद्ध से प्रभावित है, तुरंत ही कुछ भी बोल देते होंगे, इसको थोड़ा सा संतुलित करिएगा।
अब आगे बुध की बात करूंगा। उस मंगल की 7वीं दृष्टि यहां है, ये ठीक होता है, व्यक्ति शत्रु को विजय और शत्रु से जीतने वाला होगा। ऐसा इसलिए भी होता है क्योंकि सूर्य कर्क के होकर के बैठे हैं। कर्क का सूर्य व्यक्ति को शत्रुओं से हारने नहीं देता है। और विशेषतया जब सूर्य और बुध एक साथ बैठे हों, विशेषतया और जब मंगल की दृष्टि अपने भाव पे पड़ रही हो और चंद्रमा से वो केंद्र में जाते हों, चंद्रमा भाग्य भाव में बैठा हो, शुभ ग्रह बैठा हो, तो ऐसी स्थितियों में व्यक्ति को शेयर सट्टेबाजी में भी लाभ मिल जाता है। पर एक बात बताऊं, लालच से युक्त होकर के नहीं, एकदम साधारण और साधारण से थोड़ा सा ऊपर बढ़ के। ये बात क्लियर है। बुध यहां बैठा है, लग्न का अधिपति है, द्वितीय भाव में बैठा है, अच्छी वाणी का निर्माता बनाएगा, धन मान पद प्रतिष्ठा गौरव और यश भी देगा। ऐसा क्यों बताता हूं। यह भाव होता है इच्छा पूर्ति का। क्यों? क्योंकि ये 11वां भाव भी इच्छा पूर्ति का होता है, तो इसका पूरक होता है ये 5वां भाव, और यहीं से बुध केंद्र में जा रहे हैं, चौथे जा रहे हैं ना, और लग्न के अधिपति भी तो हैं। तो ये स्थितियां, साथ ही साथ उसके जस्ट आगे देखिए गुरु बैठा हुआ है, उसके जस्ट आगे दो शुभ ग्रह बैठे हैं, और उसके पीछे केतु जो कि मिथुन का होकर के बैठा है, जो कहीं ना कहीं शुभ ग्रह ही होगा। ऐसी स्थितियों में कि लग्न का अधिपति अगर दो शुभ ग्रहों के बीच में आ रहा हो तो ये ठीक होगा, और व्यक्ति के व्यक्तित्व को विशाल बनाने के लिए वो उतारू है। आप कितने हैं अपने आप को बेहतर बनाने के लिए, क्योंकि ग्रह तो अनुकूल ही जा रहे हैं, खराब नहीं जा रहे हैं। बुद्धिमान, विद्वान, यशस्वी, प्रतापी, श्रेष्ठ और सत्कर्म को करने वाला। सत्कर्म को करने वाला क्यों होगा? क्योंकि गुरु की दृष्टि चंद्रमा पे है, और ये अद्भुत होती है बात। अब आगे गुरु की बात करूंगा। गुरु आपकी कुंडली के लिए बनते हैं सप्तम और दशम के अधिपति। ये दोनों भाव अच्छे होते हैं क्रमशः केंद्र के, और जाकर के नवम पंचम के संबंध में हैं। खुद का व्यवसाय भी करना मांगता है ये मंगल गुरु, क्योंकि आपकी कुंडली में दशम स्थान का अधिपति होकर के वो शुक्र के साथ बैठा है और व्ययस के साथ बैठा है, 12वें के अधिपति के साथ। इस कुंडली में शुक्र को देखिए तो 12वें भाव के अधिपति और पंचम के अधिपति होते हैं। तो जन्म स्थान से दूर जाइए, यश मिलने की स्थिति वहीं से बन रही है। अपना खुद का काम और अपने जन्म स्थान से दूर। विशेषतः आपकी कुंडली में जन्म स्थान से पश्चिम दिशा की तरफ या फिर पश्चिम दिशा की तरफ ही जाने की स्थितियां ज्यादा बनती है। अपने जन्म स्थान से पश्चिम जाइए, आपको लाभ मिल सकता है। अब बात गुरु की 5वीं। दाम्पत्य ठीक, पत्नी भी सुंदर मिलेंगी, पर वो थोड़ी कंफ्यूज होंगी और व्यक्ति को कई बार वो टोकेंगी, प्रत्येक कामों में टोकने वाली बनेंगी, आपके ऊपर अपना भाव बढ़ाने वाली होंगी। आप जब भी कोई काम करने चलेंगे आपको टोकेंगी, तुरंत ही पूछेंगी कहां जा रहे हो जी। ये स्थितियां हैं, और वो बार बार आपको रोकेंगी। कोई भी काम करने चलेंगे तो जरूर उनका हस्तक्षेप रहेगा, ये राहु के कारण, क्योंकि वो भी अपने आप को बड़ा बलशाली समझेंगी। और राहु जो बैठा है वो केतु के नक्षत्र में बैठा है, और केतु देखिए मंगल के नक्षत्र में, जिसका अधिपति लाभेश होकर के 12वें बैठे हैं। केतु मंगल के सदृश काम करता है, यानी कि वो उग्र भी होंगी, थोड़े से जल्दबाज प्रवृत्ति वाली होगी, उनसे इंतजार संभव नहीं होगा। और एक बात बताऊं, एक बात पूछता हूं, पिछली बार जी भर के आपने कब अपने माता और अपने पिता को ध्यान से देखा था और उनके प्रति अपना विश्वास जीता था? मतलब कब आप पर उन्होंने संपूर्ण तरीके से भरोसा किया था? याद है? अब आगे बढ़ता हूं। गुरु की बात यहां, ये अच्छी बात है, यहां से आपको डेली बेसिस का इनकम देंगे, और चूंकि वो अपनी राशि को देख रहे हैं और राहु भी तो बैठा है, तो व्यक्ति को दिमाग लगाने वाला, कई तरफ व्यक्ति दिमाग लगाएगा और काम करना चाहता है। 7वीं दृष्टि चंद्रमा पे पड़ रही है, धन भाव को देख रहे हैं, ये अद्भुत है इस कुंडली की बात। और गुरु की 9वीं दृष्टि लाभ पे, यानी कि एक तो यहां भी ये बहुत अच्छी, यहां भी ये भी बहुत अच्छी बात है, और यहां भी ये बहुत अच्छी बात है। व्ययस के साथ जा रहे हैं तो पेट की समस्याएं बन सकती हैं, तो पेट का ख्याल जरूरी है। ऐसा इसलिए क्योंकि रोग भाव में, यहां पे छठे भाव में वृश्चिक राशि बनती है, जो कि मूलतः रोग की राशि है, और यहां से गुरु और शुक्र केंद्र में आ रहे हैं। तो ऐसी स्थितियों में व्यक्ति को हमेशा ही अपने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए, और अपने पेट से संबंधित समस्याओं को हमेशा ही देखते रहना चाहिए, उसका ख्याल जरूरी है। रक्तदान अगर हो सके तो कभी कभी कर लिया करिएगा। मित्रों के साथ हमेशा ही मिल व्यवहार करके रखना चाहिए अपना संबंध, क्योंकि यहाँ का अधिपति बुध द्वितीय भाव में जा रहा है, ये एक अच्छी स्थिति को दिखा रहा है। माता से सुख, माता का लाभ, और माता महत्वाकांक्षी हैं, आपको महत्वाकांक्षा से युक्त और प्रेरणा उनसे मिलती रहती है। क्लियर है? शुक्र की बात करूंगा, 12वें और पंचम के अधिपति होकर के पराक्रम भाव में बैठे हैं, शुभ ग्रह गुरु के साथ, जो कि सप्तमे से, यानी कि जन्म कुंडली में प्रेम तो बनती है बात, प्रेम व्यक्ति कर सकता है, पर कुंडली मिला करके
अगर कुंडली ना मिले तो देख लीजिएगा। मैं तो हालांकि कहूंगा हर बार, चूंकि ज्योतिषी हूं तो यही कहूंगा कि कुंडली मिला करके करें, क्योंकि यहां भी सुख भाव का जो अधिपति है, दाम्पत्य के सुख का, यहां पे मंगल बैठा है जो आपकी कुंडली में पंचम का अधिपति है। और एक बात बताता हूं, कई बार कई ग्रंथ ये कहते हैं कि सप्तमेश का पंचम में जाना, पंचमेश का सप्तम में जाना, पंचमेश का सप्तम में जाना और सप्तम भाव के अधिपति का तुला का होकर के बैठना, ये ठीक है, समान है, पर बेहतर होगा कि कुंडली मिला लिया जाए। ऐसा इसलिए क्योंकि मंगल 12वें है और उसकी चौथी दृष्टि देखिए गुरु पे पड़ रही है जो कि सप्तमेश है। ऐसी स्थितियों में वो कभी कभी उसमें दम भरने का काम करेंगे, निगेटिव पापी भाव है ना, ये पापी भाव होता है तो पाप फैलाएंगे और पाप ग्रह भी होता है, इस वजह से ऐसी स्थितियां बनती हैं। तो मैं ये कहूंगा कुंडली मिलाकर के विवाह कर लेनी चाहिए। यहां भी अगर देखता हूं तो यहां पे सूर्य बैठे हैं, भाग्य के अधिपति होकर के सुख भाव में बैठे हैं, ये अच्छी बात है, पर वो क्रूरता फैलाने का काम बिल्कुल ही कर सकते हैं, पर उनकी क्रूरता थोड़ी कम हो जाएगी। ऐसा इसलिए क्योंकि गुरु की दृष्टि है जो कि लग्न के अधिपति होकर के 12वें गए हैं, लग्न के अधिपति होकर के 12वें गए और यहां से 5वीं दृष्टि से भाग्य भाव के अधिपति को देख रहे हैं। यह स्तुति अच्छी होगी भाग्य और दाम्पत्य के सुख और सैया सुख के माध्यम से, अच्छी बात बनती है। शुक्र की बात ठीक है। शनि की बात करूंगा तो भाग्य और अष्टम के अधिपति होकर के अष्टम में बैठे हैं, इस वजह से वो असंतुलन भी पैदा करेंगे, विलंब देंगे तो कभी कभी कष्ट देगा, पर वहां पे धन भाव के अधिपति के बैठ जाने के कारण व्यक्ति की कुंडली संतुलित नजर आती है, क्योंकि गुरु उस भाव को देख ले रहे हैं। ऐसी स्थितियों में कि अगर श्रवण नक्षत्र के शनि हो तो व्यक्ति के दिमाग को असंतुलित भी करेंगे और दिमाग को कष्ट देने वाले होते हैं। व्यक्ति लगातार चिंता में ग्रसित रहता है, सोचता रहता है और चिंताएं कभी खत्म होने का नाम नहीं लेती है। ये चिंता नहीं इसको कहा जा सकता है, दरअसल विचारों से व्यक्ति मारा होता है, हमेशा उसके दिमाग में विचार बनते रहते हैं। तो ऐसी स्थितियों से बचने के लिए ही मैंने आपको शिव जी की पूजा करने को कही है। बाकी आगे भाग्य का साथ मिलता रहेगा, पर वो अष्टम में जा रहे हैं, इस वजह से थोड़े कमजोर होंगे और विलंब देंगे कामों में, देर से बुद्धि खुलती है। निर्णय गलत नहीं होता है क्योंकि चंद्रमा भी ठीक है, बुध भी ठीक है, सूर्य भी सहयोग दे रहे हैं, गुरु की दृष्टि भी है, शुक्र भी साथ है, पर देर से खुलती है। खुलेगी तो अच्छी, पर देर से खुलती है। काम रुकते रुकते से बनते हैं। लग्न खाली है ना और राहु केतु का प्रभाव है तो कहीं ना कहीं उसका प्रभाव तो रहेगा। एक राहु की दृष्टि एकादशवें भाव पे है, ये ठीक है। तो ये स्थितियां, आपने सवाल में यही लिखा था शेयर सट्टेबाजी और लॉटरी आदि की बात, तो वो ठीक है। स्टॉक मार्केट वगैरह में आपके काम बनते हैं, ये बात बनती है। इस शनि की तीसरी दृष्टि यहां पड़ी, ये कर्म को ठीक करेगा। यहां पे सूर्य को देख रहा है तो पिता को मांसपेशियों का दर्द दे सकता है और पिता को पेट से संबंधित समस्याएं दे सकता है। ऐसी स्थितियों में व्यक्ति के पिता को कंधे का दर्द या कमर का दर्द हो सकता है, ये बात बनती है। अब जरा गौर करिए, तो शनि की स्थिति यहां थी, भाग्य के अधिपति होकर के अष्टम भाव में होकर के अब जाकर के जन्म कुंडली में अष्टम भाव में बैठ जाते हैं, तो इस वजह से भाग्य को भी अवरोध से युक्त कर देते हैं। यहां पे अगर देखते हैं तो वो वर्गोत्तम हो रहे हैं, इस वजह से उसमें कहीं ना कहीं उसका अंत आपके पक्ष में ही आएगा। मतलब शनि भी कुंडली में खराब नहीं कहे जाएंगे, वर्गोत्तम ग्रह है तो बलवान है। और ऐसे भी स्थिति में अगर देखता हूं तो वो स्वराशि का बैठा है, डिग्री उसकी 20 अंश की है, 20 अंश 49 कला कुमारावस्था का हो जाएगा। ऐसी अवस्थाओं में उसकी दृष्टि का लाभ भी मिलेगा, लाभ मिलेगा, पर वो पिता से खटपट भी करेगा। हो सकता है पिता की बातें पसंद ना आती हों, कई बार पिता गुरुवत हैं तो वो टोक रहे होंगे और आपको ये बात शायद अच्छी न लगती हो, पर ये बिल्कुल भी संभव नहीं होना चाहिए, क्योंकि द्वितीय भाव में आपके पिता के ही सदृश हैं। पिता से संबंध पिता के तुल्य ही रखिएगा, उनके साथ उनका आज्ञाकारी शिष्य बन करके, ये बात हमेशा याद रहे। शनि की स्थिति ठीक है। राहु की 5वीं 7वीं दृष्टि, 9वीं की बात करूं तो 9वीं दृष्टि यहां गुरु राहु का संबंध बन रहा है, ये ठीक स्थिति। अब आपकी कुंडली में मैं थोड़ी सी बात D10 की कर देता हूं। लग्न के अधिपति होकर के सूर्य आपकी कुंडली में D10 चार्ट में यानी कि दशमांश कुंडली में लग्न के अधिपति हुए, यहां 5 नंबर लिखा है और गुरु की राशि में बैठे हैं, ये ठीक है। यहां के अधिपति होकर के गुरु सूर्य की राशि में बैठे हैं, दशमांश कुंडली तो अच्छी बन रही है, क्योंकि मंगल भी वहां के अधिपति होकर के, हाँ, पर यह कमजोर हुआ क्योंकि मंगल भाग्य भाव के अधिपति होकर के नीच के हो रहे हैं दशमांश कुंडली में। पर एक बात कहूं तो दशम स्थान का अधिपति भी आपकी कुंडली में पिता के साथ, पिता जो काम करते हो आप उस क्षेत्र में भी जा सकते हैं। पिताजी क्या करते हैं मुझे बताया नहीं है आपने, पर एक बात बताऊं, राहु के साथ शुक्र है तो ऐसी स्थितियों में व्यक्ति को
बैंकिंग सेक्टर में चले जाना चाहिए काम करने, क्योंकि आप मिथुन से भी प्रभावित हैं और यहाँ भी शुक्र की स्थिति बन रही है, सूर्य भी ठीक है, गुरु भी ठीक है। बैंकिंग से संबंधित काम, कुर्सी पे बैठ करके कोई भी ऐसा काम जिसमें हाथ गंदे ना होते हों, क्योंकि मंगल आपको नीच का है, वो आलस्य से युक्त बना सकता है। अगर किसी ऐसे काम में जाएंगे जहाँ शारीरिक मेहनत ज़्यादा हो, दिमाग का मेहनत, जहाँ पे दिमाग की स्तुति ज़्यादा लगानी पड़ती हो, बैंकिंग का काम, कम्युनिकेशन का काम, शिक्षक बन सकते हैं, किसी को पढ़ा सकते हैं, स्किल डेवलपमेंट का काम कर सकते हैं, कुरियर आदि का काम कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपकी कुंडली में बनती हैं और ये स्तुतियाँ आपकी कुंडली की बनती हैं। अब क्या बताऊँ, आपकी कुंडली में दशाओं में शुक्र की दशा, गुरु की दशा और बुध की दशा जब भी रहेगी तो स्मूथ जाएगी। शुक्र 12वें के और पंचम के अधिपति हैं, आपकी कुंडली में वो सप्तम भाव के अधिपति के साथ युति जा रहे हैं, उनकी जा रही है, ये स्थिति अच्छी है। गुरु भी ठीक होंगे क्योंकि वो आपकी कुंडली में उच्च की राशि को भोग करके आगे बढ़े हैं, मित्र की राशि में है, मित्र के साथ स्तुति भी उनकी अच्छी है, यह स्थिति ठीक है। बुध की स्तुति देखता हूं तो वो लग्न की स्तुति है, लग्न का अधिपति होकर के धन भाव में बैठा है, धन से युक्त रखेगा, धन की समस्या कभी नहीं होगी। व्यक्ति को काम करने उतर जाना चाहिए। आप 92 के हैं, वक्त हो गया है आपके काम करने का। तीव्र ही विकास को आप प्राप्त कर जाएंगे श्रीमान। शुरू तो करिए, शुरू तो करिए। क्यों? क्योंकि अष्टम भाव का शनि तुरंत ही आपको प्रामाणिक बना देता है और तुरंत ही आपको ज्ञान भी दे देगा मुझे किस क्षेत्र में कैसा काम कर लेना चाहिए। बाकी आपकी कुंडली में मंगल, राहु, केतु, शनि, सूर्य और चंद्रमा, इन ग्रहों की दशाएं एक बार फिर से बता दूं, मंगल, राहु, केतु, शनि, सूर्य और चंद्रमा, इनकी दशाएं मेहनत कराने वाली और मेहनत का परिणाम देने वाली भी होंगी। मतलब व्यक्ति हो सकता है मोटरसाइकिल से कार पे आ जाए। कैसे? मंगल को गौर करिए, लाभ का अधिपति होकर के धन का योग बना रहा है। मंगल के बाद राहु ये प्रभाव कर रहा है, आपकी कुंडली में महत्वपूर्ण रोल में है। ये बब्बर शेर बना सकता है और आपको बहुमुखी बना सकता है, कई क्रियाओं का करता धरता बना सकता है और आप एक ऐसे व्यक्ति के तौर पे समाज में जाने जाएंगे। हाँ, निस्संदेह पत्नी से थोड़ी थोड़ी मानसिक दूरी रह सकती है, ऐसी स्थितियां बन रही है। क्यों? कि मंगल सप्तम भाव के अधिपति को देख रहे हैं और वहां पे राहु का प्रभाव है, तो ग्रह अपना प्रभाव जरूर करता है। मंगल की बात कर रखी है, राहु की बात करी, केतु ठीक हैं, वो थोड़े से व्यक्ति को स्वास्थ्य में कमजोर करते हैं कभी कभी, और कुछ ऐसी बीमारी हो जाती है जो कभी पता ही नहीं चलती है और पता ही नहीं लगने देता है कि मुझे है आखिर हुआ क्या है। शनि है, ये अष्टम भाव में बैठ करके संपूर्ण आयु का लाभ और वृद्ध होकर के व्यक्ति को मारते हैं। ऐसा इसलिए भी क्योंकि राहु का प्रभाव भी लग्न पे है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति को जरा देता है, रोग देता है और वृद्ध बना करके तब मारता है। और प्रायः रोग से युक्त व्यक्ति को कई बार केतु रखने का काम पहले ही कर रहे हैं। शनि की स्थिति ठीक है जो बताया। सूर्य और चंद्रमा की बात करूं तो आपकी कुंडली में वो पराक्रम के अधिपति होकर के धन भाव में बैठे हैं, दशाओं में वो मेहनत करवाएंगे, लाभ भी देंगे धन से। और साथ ही साथ चंद्रमा आपकी कुंडली में धन भाव का अधिपति होकर के भाग्य में, यहां वो धन, भाग्य, सुख, दाम्पत्य, इन सभी चीजों का भोक्ता व्यक्ति को बनाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि सूर्य का प्रभाव द्वितीय भाव में हो तो व्यक्ति को अपनी वाणी पे थोड़ा सा कंट्रोल करके अगर व्यक्ति आगे बढ़ जाए तो तुरंत बढ़ जाएगा। मिथुन लग्न के हैं, वायु तत्व की राशि है, तुरंत ही आपको आगे बढ़ा देगी। आपके लिए जो इस कुंडली में राशि अच्छी हो रही है, धनु राशि अच्छी हो रही है। आपके लिए जो इस कुंडली में राशि अच्छी हो रही है वो 11 नंबर अच्छी हो रही है। आपके लिए जो अच्छी राशि बन रही है वो 1 नंबर अच्छी बन रही है। आपके लिए जो अच्छी राशि बन रही है वो 7 नंबर अच्छी बन रही है। इस राशि के शहरों में जाकर के आप कोई भी काम, कोई भी व्यवसाय इस राशि के नाम के लोगों के साथ अपनी मित्रता भी आप कर सकते हैं। कभी भी झगड़ा, लड़ाई और कभी भी वृश्चिक राशि के लोगों से न करिएगा। साथ ही साथ वृषभ राशि के लोगों से थोड़े बच के रहिएगा। और एक बात बताऊं तो जन्म कुंडली में जब स्थिति मकर की हो तो थोड़ा संभल जाइएगा सामने वाले से, ये बात बनती है। विवाह के लिए बात बता दूं तो आपकी कुंडली को देख करके एक बात समझ में आती है, अगर कुंभ लग्न की कोई जातिका मिल जाए तो विवाह कर लीजिए, अगर सिंह लग्न की अगर कोई जातिका मिल जाए तो विवाह कर लीजिए। ऐसी स्थिति आपकी कुंडली में बनती है। दशाओं पे थोड़ी सी चर्चा कर दूं। शनि की दशा चल रही है, भाग्येश की दशा है, इंतजार किस बात का कर रहे हैं और बैठे किस लिए हैं? 92 के हैं आप, कुछ काम करिए और शुरू करिए अपना काम। शनि की दशा में बुध का अंतर है, बहुत बेहतरीन समय चल रहा है। अब क्या चाहते हैं तो शुरू करिए तुरंत ही और मुझे जल्दी बताइए क्या कर रहे हैं आप। बस खत्म करें अब तो बात बाकी कुछ है नहीं। मैंने तो लगभग सारी चीज़ें बता रखी हैं, कुछ भी सवाल तो बनता भी नहीं है। अब क्या बताऊं। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे किसी नई कुंडली के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।